वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके सपनों पर, उनकी काबिलियत पर, उनके घर के हालात, उनके अपने हालात भारी पड़ते हैं। वो बार बार उठते हैं और मुसीबतें, मुश्किलें पछाड़ने में लग जाती हैं। फिर भी वो लगातार कोशिश करते रहते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं और आखिरकार वो सफलता का शिखर हासिल करते हैं। वो शिखर जो आकाशदीप की तरह लोगों को रास्ता दिखाता है। वो चिराग बनते हैं जिससे दूसरों की ज़िंदगी में उजाला फैलता है। दरअसल वो हमारे असली हीरो हैं और वैसे हीरो आज मेरे सामने हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो आपके हीरोइज्म को लेकर के फिल्म भी बनी, सुपर 30। ऋतिक रोशन ने उसमें आपकी भूमिका की। मैं कई बार सोचता रहा कि ये फिल्म कहाँ से आपके पास आ गई, कैसे प्रपोजल आया होगा, आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से शुरुआत की, शब्दों के जाल बुने, उससे सच में मैं प्रभावित हो गया। बहुत अच्छा लगा। आपकी वाणी और बोलने का तरीका से मैं प्रभावित हुआ। दूसरी बात है फिल्म वाली, तो आज से करीब 10-12 साल पहले हमारे पास एक कॉल आया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है कि मैं संजीव दत्ता बोल रहा हूँ, आप पर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। तो मुझे लगा कि भाई मजाक कर रहा है, कहाँ फिल्म, बड़े बजट की फिल्म की बात उन्होंने की। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग बात करेंगे। 2-3 बार बात ऐसे ही आई गई। तब वो संजीव सेन बन के हमारे भाई प्रणव, जो मेरा साथ देता है सुपर 30 पे, उसको कॉल किया कि मैं एक पत्रकार बोल रहा हूँ, एक हम लोग सेमिनार करना चाह रहे, इसलिए आनंद कुमार से मिलना चाहते हैं। टाइम लेके वो आ गए पटना आने के बाद साथ में अनुराग बासु थे, फिल्म डायरेक्टर। तो अनुराग बासु ने कहा कि मैं अनुराग बासु हूँ, मैं आप पर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो हमने माफ़ी मांगते हुए कहा कि भाई मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। तो बोला भाई गूगल करिए। उतने में हमारे वाइफ आई, भाई आए, उनके वाइफ, सब लोग आके बोला कि अरे तो बहुत बड़े डायरेक्टर है। फिर गूगल किया तो लगा बहुत, तो मैंने ससम्मान उनको बैठाया और दिन भर वो सुपर 30 बच्चों के साथ उन्होंने वक्त बिताया। जब ये वक्त दिन भर बिताया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। जाकर बॉम्बे उन्होंने एक एग्रीमेंट भेजा और फिल्म बनाने की बात कही। लेकिन बीच में पता नहीं क्यों मामला फंसा, थोड़ा डिले होता चला गया। उनकी जग्गा जासूस बर्फी फिल्म आई। इसी बीच में लगा कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर संजीव दत्ता ने मुझे एक दिन कॉल किया कि कुछ लोग फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं और बड़े बड़े नाम थे। तो कई लोगों में से मुझे चुनाव करना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि कभी कभी वक्त ख़राब होता है, चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती है, लेकिन वक्त आता है तो बहुत अच्छा आता है। 3 बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तैयार थे। तो ऋतिक रोशन जी से जब मुलाकात हुई, उन्होंने बात की, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि आनंद कुमार बनने में मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त, साल भर का वक्त लगेगा। तो मैं लगा कि भाई मेहनत करने के लिए तैयार है, तो हमने हामी भर दी और फिर फिल्म का काम शुरू हो गया। आपने पूछा कि भाई फिल्म में कितनी हमारी इसमें भागीदारी थी, स्क्रिप्ट राइटिंग में थी। उससे भी ज़्यादा जब ऋतिक जी बात करते थे, हमको समझना चाहते थे, तो बहुत मुलाकात हुई, 5-7 मुलाकात उनसे हुई। राइटर के साथ 10 मुलाकात हुई लगभग। ऋतिक जी इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि नीचे तक, गेट तक हमको जब भी छोड़ने आते थे तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अपना चप्पल पहनना भी भूल जाते थे। इतना तब उनका आदमी बोलता था, अरे भैया चप्पल पहन नहीं पहने, लीजिए सर दीजिए। तो अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं। कई मेरी टीम भी अभी आपकी फिल्म पर चर्चा कर रही थी, तो उसने कहा था कि ऋतिक रोशन अगर नहीं होते, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होते, पंकज त्रिपाठी होते, मनोज वाजपेयी होते, तो वो फिल्म और बेहतर होती। आपको कभी ऐसा लगा क्या? हमको इसलिए नहीं लगा ना कि ऋतिक जी ने बहुत जान लगाई
और ज़्यादातर लोग जो बिहार के लोग थे थोड़ी बहुत बातों में फ़र्क पकड़ लेते, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बिहार से नहीं है खासकर, उन लोगों ने बहुत फिल्म पसंद की, बिहारी लोगों ने भी पसंद की। अब एकदम बिहार का अंदाज लाना तो बिहारी ही कलाकार से संभव था, लेकिन उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब फिल्म का ट्रेलर आया तो हमारे घर में छोटे भाई के बच्चे थे, छोटे छोटे, वो देख के अंकल अंकल बड़े पापा करके रिएक्ट किए उस पर देख के, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं। आपकी फिल्म में जो किरदार हैं दरअसल वो ज़िंदगी के असली लोग हैं। आपने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में भी, और गरीब बच्चों को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। सुपर 30 दुनिया भर में जाना जाता है, दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी हैं सब जगह आपको बुलाया जाता है, आप लेक्चर देते हैं। IIT IIM में भी आप लगातार जाते रहते हैं। आनंद कुमार आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी हम लोगों को लगा कि इस काम को बेहतर करने के लिए बड़ा करना चाहिए। कोई भी चीज़ें अच्छी चलती है लेकिन समाज के अनुसार उसको बड़ी होनी चाहिए, समाज और समय के मांग के अनुसार। तो हमने सोचा कि एक स्कूल की स्थापना की जाए, ऐसे स्कूल की स्थापना की जाए जहां बच्चों को क्लास 6 से लिया जाए। 10th पास बच्चे आते हैं, 30 बच्चे आते हैं, सीमित साधन है मेरे पास, चाहे मुकेश अंबानी जी हों, आनंद महिंद्रा जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, सब लोगों ने चंदे का ऑफ़र किया। हम किसी से चंदा नहीं लिया, कहीं लेक्चर दे के, कुछ कॉरपोरेट में बोल के, कुछ कभी ट्यूशन पढ़ा के, जो पैसा है उससे सुपर 30 को अब तक चलाते रहा। लेकिन अभी ज़रूरत हो गई एक स्कूल खोलने की, तो हम लोग एक अच्छे ज़मीन की तलाश में हैं, कहीं से कोई सहयोग मिल जाए ज़मीन के स्तर पर, तो हम लोग एक स्कूल खोलना चाहते हैं। और वो अद्भुत स्कूल राज्यों में चाहते हैं आप? जी, अब बिहार में मिल जाए तो अच्छी बात, बिहार के बाहर भी मिल जाए तो अच्छी बात, क्योंकि देश पूरा अपना है। ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे गरीब से गरीब हों, हजारों बच्चे पढ़े, कोई ज़रूरी नहीं कि IIT की तैयारी करें, मेडिकल की करें, जर्नलिज्म की करें, लेकिन दी बेस्ट अपना परफॉर्म कर सके। और स्कूल की ख्याति हो कि वहाँ कमज़ोर तबके के भी बच्चे जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा संदेश देने में वो स्कूल सफल हो पूरी दुनिया में। आप बहुत सहज हैं, आप चाहते तो बहुत पैसे कमा लेते, आप चाहते तो आपका मकाम कहीं और भी होता, बहुत मालदार आदमी हो जाते। स्कूल ही आप क्यों खोलना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब सुपर 30, शायद इस सवाल को आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, जब सुपर 30 की शुरुआत हुई और 5 साल तक अच्छे रिजल्ट आए, तो पूरे दुनिया से कई लोग मिलने आए, डोनेट करना चाहे, हमने पैसा आज तक 1 रुपया नहीं लिया। उसके बाद कई लोग ऐसे आए जो इस स्कूल का, सुपर 30 का, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फ्रेंचाइजी का जाल बिछाने का हमको प्रलोभन दिया और हर जगह से 40-50 लाख रुपया कलेक्ट करके देने की बात की, लेकिन हमने उसमें अपने आप को दूर रखा, क्योंकि मेरा फिर मिशन बदल जाता। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छा भोजन, आवास होना चाहिए, शिक्षा, किताबों की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे की इस जीवन में उपयोगिता है नहीं, तो मैंने उसको दरकिनार करके आगे बढ़ा। अभी कोविड आया, कोविड के पहले भी, बाद में तो बहुत, कोविड के समय बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन क्लासेस वालों ने संपर्क किया, बहुत करोड़ों करोड़ रुपया देने का ऑफ़र किया कि भाई कुछ नहीं करना, आप एक टी-शर्ट पहन लीजिए मेरा और आ जाइए, हम जो कहिएगा वो पैसा देंगे, कभी कभी हफ्ता में 1 दिन चेहरा दिखा दीजिए, क्लास ले लीजिए। लेकिन हमने सबको मना किया। शायद हम उस रास्ते पर होते, पैसा ज़रूर आ जाता, लेकिन फिर आप नहीं बुलाते हमको। तो जनता से जुड़े रहना, विद्यार्थियों से बातचीत करते रहना, उनसे प्रेम का एक कनेक्शन बना रहना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पैसा कमा के बहुत कुछ हासिल भी नहीं होता, पैसा कमाने वालों की भीड़ रहती है, लेकिन आज ज़रूरत है, जो मेरा स्किल है कि बच्चों को पढ़ा सकते, उसमें आगे बढ़ना अच्छी बात है। यानी कि आनंद कुमार अपने स्किल का इस्तेमाल बच्चों को आगे बढ़ाने, पढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, इसलिए स्कूल खोलना चाहते हैं। देश के जितने भी माँ बाप हैं और बच्चे हैं आपको सुन रहे होंगे, कॉरपोरेट बड़ी संख्या में आता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार विज्ञापन करते हैं, कहता है कि बच्चों को मेरे यहाँ पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। दावा ये होता है कि वो बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा।
लेकिन जब माँ बाप उसका दाखिला करवा देते हैं, उसकी फ़ीस चली जाती है, तो पता चलता है कि खोखला है। और यह एक अलग तरह का नेक्सस दिखता है। जी। मेरा अपना जो निजी अनुभव मैं जी, जानता जी, हूँ जी, कि जी, ऐसा रहा सही है। बता रहे हैं। मेरे जी। कई जानकार जी। हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? दरअसल में चीज़ें बदल गई। हम बहुत कम उम्र के थे, छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। तो उस गवर्नमेंट स्कूल में एक हरिभूषण बाबू थे, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे। तो बच्चों में बात होती थी, बच्चों के पेरेंट्स में बात होती थी, क्या हरिभूषण बाबू टीचर है, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। रणेंद्र बाबू तो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रणेंद्र जी का नाम, हरिभूषण सिंह का नाम बहुत था। तो ऐसे कई टीचर थे जिनका हम लोग बहुत आदर करते थे, क्योंकि उनकी टीचिंग बहुत अच्छी थी, उनके पढ़ाने की जो तरीके थे बहुत अच्छे थे। समय धीरे धीरे बदला, कॉलेज में आया कुछ में, उसके बाद तो टीचर एक कोचिंग का रूप ले लिया, जिसमें मैनेजमेंट स्किल था, कोचिंग खोला। और अब ये चर्चा होनी बंद हो गई कि कौन शिक्षक कैसा पढ़ाते, चर्चा हो गई कि इनके यहाँ रिजल्ट कितना है, रैंक कितना है। तो जो बच्चे थे वो रैंक रिजल्ट के पीछे भागने लगे। और क्या बताएं भाई, अब तो पूरा मामला बदल गया। अब चर्चा होती कि किसका इन्वेस्टमेंट कितना है, कौन बन गया यूनिकॉर्न, वही बड़ा कोचिंग हो गया। लेकिन अब लौट चले, समय फिर वापस आएगा। बच्चों को यही देखना अच्छा लगे कि पढ़ाते कौन अच्छा है, किनसे पढ़ने से हमारी जिज्ञासा शांत होती है, सब्जेक्ट के बारे में गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है, ये इम्पोर्टेंस बना रहेगा। इस कोविड के दौरान में पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका बदला। ऑनलाइन लोग सोशल मीडिया पर आकर के अपना वीडियो अपलोड करने लगे। जितने गुरुजी हैं बहुत सारे बड़े बड़े हो गए और मोटी आमदनी उनकी होने लगी। आनंद कुमार सोशल मीडिया से दूर क्यों हैं? दरअसल में क्या है कि हम लोग जब तक देखते हैं कि हमारी भी इच्छा है कि हम ऑनलाइन आए, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन जब तक परफेक्शन नहीं आएगा, जब तक हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ वीडियोस बनते जिससे हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक बच्चों तक लाना उचित नहीं है। तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए या लाइक्स व्यू बढ़ाने के लिए इस अंधी दौड़ में कूद कर समाप्त हो जाना ही है, इसका सत्य है। देखिएगा, आने वाले टाइम में 5 साल 7 साल में जो भी हैं, जो बहुत अच्छा है वो तो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिनका जन्म ही कोरोना काल के चलते हुआ, तो उनकी ज़िंदगी कितनी रहेगी। लेकिन जो सच में रियल काम कर रहे हैं, अच्छे से बच्चों को अच्छा भी कई पढ़ा रहे हैं, कई यूट्यूबर से, कई सोशल मीडिया से लोग कुछ सीख भी रहे हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। तो हम चाहते हैं कुछ अच्छा करें, हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें आएँ ताकि बच्चों को पढ़ा सके। और हम एक बात आपको बताना चाहेंगे आपके मंच से कि अभी ऑनलाइन टीचिंग में जितने भी प्रयोग हुए हैं वो बहुत छोटा है, अभी बहुत सारे प्रयोग होने बाकी है। कुछ लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, कुछ कामयाब लोग ऐसे होते हैं जो देश का, समाज का संसाधन होते हैं, रिसोर्स हैं। आनंद कुमार को मैं उन्हीं लोगों में मानता हूँ। आप वो कोयला हैं जो पावर हाउस में जाता है, बिजली पैदा होती है, लोगों के घर में रोशनी आती है। आप रिसोर्स हैं। आपका इस्तेमाल इस देश में हो, इसके लिए ऑनलाइन पर आपका आना ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये कम से कम दर्जनों लोगों ने मुझसे कहा होगा कि अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हों तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर आपका सोचना चाहिए। सजेशन है, बड़े भाई का आदेश है, तो ज़रूर हम जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुणवत्ता बनी रहे इसका ख्याल जरूर रखेंगे। और विषय पर ही बोले कि कितना लाइक्स आया, कितना व्यू, कितना सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, कंटेंट कितना अच्छा है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं बिहार के, यूपी के, दूसरे राज्यों के, अलग अलग शहरों में जाते हैं। मैं कोटा का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। अभी खबर आई कि 2 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह की खबर आती रहती है। बच्चे घर से दूर जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अकेले रहते हैं, पढ़ते हैं, दबाव रहता है। इस तरह के दूर दूर इलाकों में जो कोचिंग चलते हैं वो सिर्फ इसलिए पनपते हैं क्योंकि उनके घर के आसपास उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, उस तरह के कोचिंग सेंटर्स या उस तरह के टीचर्स नहीं होते हैं। आपको लगता है कि ये कमी बिहार, यूपी में बहुत लंबे समय से रही क्योंकि व्यवस्था ने शिक्षा पर बहुत ध्यान नहीं दिया?
हाँ, ध्यान देना चाहिए, कमी भी है। अब गवर्नमेंट को एक पॉलिसी पास करना चाहिए कि जो मापदंड पर खरे उतर रहे हैं, या तो प्राइवेट कॉलेज हो या कोचिंग सेंटर हो, हम तो बिहार सरकार को भी ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए एक जगह बनानी चाहिए। भले वो पैसा ले, लेकिन पैसा ले रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है कि इसका भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ उनको ज़मीन देना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। जब तक हम एजुकेशन वाले लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको पनपने का जरिया नहीं देंगे, तब तक तो बच्चे दूर ही भागेंगे। कुआं को तो पास लाना ही पड़ेगा। तो ये सरकार की भूमिका इसमें बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको लैंड प्रोवाइड करिए, उनको जगह दीजिए, उस लैंड का किराया या जो भी है आप लीज अपना सिस्टम देख लीजिए, लेकिन उनको वहाँ उनको सुरक्षा दीजिए। तो ज़रूर बिहार भी एक बड़ा हब बन सकता है, उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा हब बन सकता है, कोटा से भी बड़ा। जितने बच्चे इधर उत्तर प्रदेश बिहार के मैं देखता हूँ, काबिल बहुत होते हैं, लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं होती, बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। आनंद कुमार भी सरकारी स्कूल में पढ़े क्योंकि पिताजी के पास प्राइवेट स्कूल में जाने के पैसे नहीं थे। आनंद कुमार ने कैम्ब्रिज में अपनी जगह पक्की कर ली, नहीं जा पाए क्योंकि घर में हालात नहीं थे। इस तरह के हालात ज़्यादातर बच्चों के होते हैं। उन बच्चों की खातिर आनंद कुमार क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना मनोबल कभी भी मत तोड़िए, आप मेहनत पर विश्वास रखिए। जीत मेहनत करने वालों की ही होती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, किसी एक इम्तहान में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी प्रतिभा की गवाही दे सके। इसलिए एक इम्तहान में परीक्षाएं ऐसी हों जो ख़राब हो जाए, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमारे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बेटा, जीतता मेहनत करने वाला होता है। अगर पढ़ाई पैसे से ही होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता। पढ़ाई मेहनत से होती है, समर्पण से होती है। तो समर्पण और मेहनत बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, आने वाला कल आप ही का होगा। मैं आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा, उनको प्रेरणा भी मिलेगी। आपकी जो बचपन की ज़िंदगी रही, जिस तरह से परिवार के हालात रहे, आप स्कूल में जिस तरीके से आगे बढ़ते रहे, घर के भीतर की जो मुसीबतें रहीं, उनको मैं चाहूँगा आप रखिए, ताकि जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको ये लगे कि आनंद कुमार बनना भी आसान है अगर भीतर हौसला हो। ये हमसे भी बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। हौसले की बात जरूर है, जिद वर्ड भी नहीं प्रयोग करना चाहते। पॉजिटिविटी बनाए रखिए। देखिए, हमारे घर में हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पास साइकिल नहीं थी, एक ही घर में साइकिल थी। पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वही उसका इस्तेमाल करते थे। किसी दिन साइकिल मिल जाती थी तो लगता है कि हवाई जहाज़ चला लेते थे, वो मज़ा था। कभी कभी साइकिल पर दोनों भाई बैठ के सफ़र करते थे, अच्छा लगता था। तो पैदल करीब 5 से 6 किलोमीटर पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग जाते थे, चांदपुर बेला मीठापुर से। सोचिए उतनी दूर से डेली जाना, डेली आना। किताबें कई बार घट जाती थी तो दोस्त दे देते थे, पढ़ के लौटा देते थे। बाद में पता चला कि बीएचयू में अच्छे जर्नल्स आते हैं, तो वहाँ हर सैटरडे या संडे या दोनों दिन वीकेंड पर जाते थे। तो समझ लीजिए कि पटना से बनारस जाना और फिर आना, तो ये सब संघर्ष का दौर था। लाइब्रेरी में भी कई बार अपमानित होना पड़ता था, भाई वहाँ के स्टूडेंट नहीं थे, मेरा भाई वहाँ पढ़ता था तो उसी के नाम पर उसी के दोस्तों के साथ चले जाते थे, लेकिन कभी कभी चेकिंग में पकड़ा जाते थे। लेकिन पिताजी सिखाए थे कि बेटा, शिक्षा पर सबका अधिकार है, कोई बात नहीं, कोई डांट भी दे तो माइंड मत करो। तो ये काम अपना करते रहते थे। तो ये सब दौर था संघर्ष का। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं। हम इस चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि आप कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए। अब तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, इंटरनेट आ गया, मोबाइल पर सारी चीज़ें हैं, उसका लाभ उठाइए और संघर्ष करिए। संघर्ष करने वाला कभी हारता नहीं है। ये कोई डायलॉग नहीं है, मैं कहीं किताब से नहीं पढ़ा है, मैं अपने और सैकड़ों बच्चे जो हमारे साथ पढ़े उनकी ज़िंदगियों के सफलता के आधार पर मैं बता रहा हूँ।
आप कई जगहों पर लेक्चर देने के लिए जाते हैं, स्टैनफोर्ड में जाते हैं आप दूसरे कई, मैं देख रहा कि आप टोक्यो में भी आप गए, IITI में भी जाते हैं। आप जो कहते हैं और वहाँ से जो आपको अनुभव मिलता है वो क्या है? हम बताते हैं जबकि हमारे देश में बच्चे जो इस हालात में हैं वो भी पढ़ के MIT हार्वर्ड तक पहुंचते हैं, वैसे बच्चे भी अमेरिका में जाके प्रोफेसर बनते हैं, रिसर्च करते हैं, IAS IPS तो बनते, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है। और वो लोग भी सीखते हैं कि संघर्ष की क्या महत्ता है। एक बार एक जापानीज चैनल NHK जापान हमारे पास आया एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उन लोगों ने कहा कि अब कोई तैयारी मत करिए, आप जैसे पढ़ाते हैं पढ़ाते रहिए। क्लासरूम में शूट कर रहे थे, अचानक बारिश होने लगी, बच्चे भीग रहे थे, कॉपी बार बार पोंछ पोंछ के फिर भी लिख रहे थे। तो ये देख के बड़ा प्रभावित हुए, उन्होंने इसको जापान में दिखाया। उसके बाद जापान से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। नोरिका फ्यूजीवारा मिस जापान वहाँ की सुपरस्टार हमसे मिलने आई। तो कहने का मेरा मतलब यह है ना कि इन संघर्षों को देखकर बहुत वो खुश होते हैं। हम जो सीखते हैं कि जो पढ़ाने का सिस्टम है, तरीका है, हाउ वाई बताने का तरीका है, प्रयोग करके समझाने का तरीका है, रियल लाइफ से जोड़ के समझाने का तरीका है, ये सब सीखने का हम वहाँ से प्रयास करते हैं। और अच्छा भी लगता है कि बगैर बच्चों पर दबाव बनाए उनको इंटरेस्ट पैदा करके कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये सब सीखने का वहाँ से सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो बनाते हैं। BBC की डॉक्यूमेंट्री आप पर है, नेट जियो की डॉक्यूमेंट्री आप पर है, और देश में तो बहुत सारी हैं। आनंद कुमार में क्या है, वो कैसे पढ़ाते हैं, किन लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके वो अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, यही कुछ खूबियाँ होंगी जिसके आधार पर आप जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। उन डॉक्यूमेंट्रीज़ में क्या होता है, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, मैं क्यों बाकियों से अलग हो गया, मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे मेरे बच्चे ज़्यादा काबिल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा, और समझिए अभी तक का सबसे अच्छा सवाल पूछा। क्या है ना कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर लोगों को जीवन में देखा है कि अपना मेन काम करते करते स्ट्रीम से हट जाते हैं। ये पॉलिटिक्स के तरफ आकर्षण हो गया, पैसे के तरफ आकर्षण हो गया, भटकाव हो जाता है। लेकिन अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसी में आप पिले हुए हैं, उसी को अपनी पूरी ताकत दे रहे हैं, तो अच्छा ज़रूर होता है। क्योंकि फिर हम अपने पिताजी के तीसरी बार नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देख बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई काम में शिखर तक पहुंचने के लिए तुमको पूरा डेडिकेशन के साथ लगना होगा। और हमेशा अगर टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि मैं बचपन से टीचर बनना चाहता था, बताते थे, तो बच्चा को कितना फ़ायदा हुआ पढ़ाई का, वो कितना समझा तुम्हारे चीज़ों को, ये ध्यान में रखना। और टीचर बनो चाहे कोई फील्ड बनो, उनका मंत्र यही था कि कोई काम करो तो प्रयास करो कि दुनिया में सबसे बेहतर हो और सबसे कुछ अलग रिजल्ट आए। तो ये इन मापदंडों पर हमने काम किया और कभी भी भटकाव में नहीं रहा। कई बार नाम लिए बगैर पार्टी का बताया कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने फ़ोन किया, अभी भी कर देते हैं, आ जाइए पार्टी ज्वाइन कर दीजिए, फलना जगह से चुनाव लड़वा देते हैं अगले बार, ये सब आती रहती चीज़ें। लेकिन हम अपना हाथ जोड़े हुए रहते कि भैया पढ़ने पढ़ाने से वास्ता रखो, पैसा है ठीक है, इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए, दाल रोटी खाना पीना नहीं रुके, और भटकाव चाहे पैसे का हो या राजनीति का हो, या कई लोग तो इतना भी ऑफर किया कि आइए ना एक सिनेमा बनाते हैं, आप काम करें। तो भटकाव के कई रास्ते होते हैं। हाँ। उससे अगर आप बचे रहते हैं, जो आपका बेसिक काम है उसी पर फोकस करते हैं, तो ज़रूर सफलता मिलती है। बहुत मार्के की बात है ये। चाहे जितने भी भटकाव आपको मिले, चाहे जितने भी लोग आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, अगर आप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो आपकी कामयाबी लगातार जो है निखरती चली जाती है। पहाड़ से जब नदी चलती है तो हर पत्थर के आगे उसको लगता है कि अब रास्ता यहीं रुक गया। क्या बात। फिर वहाँ से आगे बढ़ती है, फिर लगता है कि रास्ता यहीं रुक गया। लेकिन कई पत्थर चीरते हुए वो पहाड़ को पूरा पार कर जाती है, तो फिर वो दरिया बन जाती है। आनंद कुमार आज की तारीख में दरिया हैं। जीवन में कब कब लगा कि अब बस यहीं ज़िंदगी रुक गई?
सच पूछिए ईमानदारी से तो कभी नहीं लगा। मुश्किलें आए, कई बार मुश्किलें आर्थिक आई शुरुआती दौर पर, फिर कुछ हमले हुए, शुरुआती दौर में भी हमले हुए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी का धन्यवाद देते हैं, सुरक्षा उन्होंने तुरंत दी, बोला कि कभी भी इनको सुरक्षा की किसी तरह की कमी ना हो, आज भी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया, तो जब नेम फेम हुआ, फिल्म बनने की बात आई, कई लोग बदनाम करना चाहे, केस मुकदमे में फंसाना चाहा, तो उस समय दुख बहुत हुआ, कष्ट बहुत हुआ, लगा कि बेकार ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिर कई लोगों ने समझाया, जो हमसे सीनियर हैं, उम्र दराज हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये देख बेटा, ये सब समय है, काल खंड है, ये भी क्रॉस कर जाओगे, तुम केवल धैर्य बनाए रखो, तुम कुछ रिएक्ट मत करो, कहीं कोई बिना मतलब का विवाद में फंसो नहीं, अपना काम करते रहो। तो करते रहे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो जीवन में बहुत बार बहुत तकलीफ़ें भी आई, ऐसी बात नहीं है कि जीवन स्मूथ चलते रहा। आप सोचिए कि हम अचानक बैठे हुए हैं, हमको नोटिस आ गया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपकी पेशी। भैया, हमने ना गवर्नमेंट से चंदा लिया, ना हमने प्राइवेट एजेंसी से लिया, बच्चों को पढ़ाए, फिर पेशी किस बात की? गए, जज साहब ने कहा कि अरे भाई, एक केस हटाइए, बेकार केस। लेकिन वहाँ नोटिस आने से गुवाहाटी कोर्ट में पेशी तक में जो तकलीफ़ हुई, जो बदनामी लोग करने का प्रयास किए, वो 10 दिन का, 12 दिन का टाइम बहुत ख़राब होता था। तो ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें आती रहती है। और एक चीज़ हम और देखा, जो दर्शकों को बताना चाहते, बच्चों को, युवाओं को, कि जब आपका जीवन का बड़ा लंबी छलांग लगाइएगा, तो जब एकदम छलांग लगाने के आसपास होते, तो सबसे बड़ी बाधा वहीं आती है। आप चुप हैं तो बाधा कम रहेगी। तो अब तो हम उल्टे लेते हैं, जब जब हम पर मुसीबतें आती हैं, चाहे कुछ ऐसा होता है, तो सोचते हैं कि बड़ी सफलता सामने मुस्कुरा रही है, इसलिए थोड़ा सह लो। इसका मतलब ये है कि आनंद कुमार कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो अपने रास्ते पर चुपचाप चल रहे हैं। बावजूद इसके वो लोग जो धंधेबाज हैं, जिनको अपना कारोबार नुकसान में दिखता है आनंद कुमार के चलते, वो आपके खिलाफ, आपके पीछे पड़े रहते हैं। तो वो ख़तरा तो आपको आज भी होगा। कम है। एक ऊंचाई जब ज़्यादा थोड़ी हो जाती है, तो पत्थर फेंकने वाला की ताकत घट जाती है कि उस ऊंचाई तक पत्थर फेंक पाए। ये एक बार नीतीश कुमार जी प्रोग्राम में थे, हमारी किताब हमारे जीवन पर लिखी गई, उसका विमोचन कर रहे थे। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि आनंद जी, आप अब इस ऊंचाई पर है कि पत्थर फेंकने वाला का पत्थर आप तक नहीं फेंक। तो उसको हम मंत्र मानते कि नहीं, वो अच्छी बात बोली। तो अपनी ऊंचाई बढ़ाते रहिए, यही अपने काम के आधार पर। तो इसको हम गुरु मंत्र मान के अपना काम करते रहते हैं। ऊंचाई के साथ एक और संकट है जी। जैसे जैसे आदमी ऊंचा चल जाता है, उसके आसपास के लोग कम होते चले जाते हैं, पैर रखने की ज़मीन छोटी होती चली जाती है, कम होती जाती है, हवा बहुत तेज़ होती है। तो शिखर पर खड़ा होने और बने रहने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आनंद कुमार को ऐसा महसूस होता है? ऐसा कभी हमको महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उस शिखर की बात नहीं बोल रहे हैं, अपने बच्चों की सफलता की बात बोल रहे हैं, जो हम पढ़ाने की बात बोल रहे हैं उसकी बात बोल रहे हैं। कोई हीरो बनने के या कोई बहुत बड़ा आदमी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि हमको बड़ा मज़ा भी आता, अच्छा भी लगता है कि जिससे भी मिलते हो बोलता, भैया जैसे तुम आज से 20 साल पहले थे, 15 साल पहले, वैसे ही आज। ये तो है। तो वही बात बनी रही। आपके चैनल ने मुझे सम्मान किया था 10 साल पहले, और आज भी वही बात है। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि वही बने रहना चाहिए। शिखर पर सच में आदमी घट जाता है, जब अहम भाव आ जाता है आदमी को, मैं कुछ हो गया हूँ, तो फिर उसके बात करने के तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं। तो ये इससे बचे रहे। चलते चलते एक सवाल, मैं बच्चों को देखता हूँ, जी जी, टाइम मैनेजमेंट का बड़ा संकट है। जरूर जरूर। वो सोशल मीडिया पर घुसे पड़े हैं, दोस्तों के बीच में घुसे पड़े हैं। पढ़ाई लिखाई का जो समय है, जैसे हम लोग कभी हुआ करते, खेलने का टाइम तय है, पढ़ाई का टाइम है, स्कूल जाना है, आना है, खेलने जाना है, पढ़ाई करनी है, बाकी कहीं कोई भटकाव नहीं था। अब शहरों में खास करके, और 2 टियर 3 टियर के शहरों में भी भटकाव के बहुत सारे साधन संसाधन हो गए हैं। इस लिहाज से आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जनता अभी तबाह है सोशल मीडिया और मोबाइल से। मोबाइल फ़ोन कहिए, सोशल मीडिया का भी नहीं है। तरह तरह का वीडियो बिना मतलब का देख रहे हैं, बिना आप देख रहे हैं क्या, और फिर क्या देखने लगते हैं। जाना होता है कहीं और चला जाता हूँ वाली बात हो जाती है। आनंद कुमार,
मुझे लगता है कि इस चेहरे से, इस नाम से आप बहुत ठीक से वाकिफ़ हैं। लेकिन मैंने आनंद कुमार से बात करके ये जानने की कोशिश की कि आनंद कुमार के ज़रिए हमारे आपके घर के भीतर जो बच्चे हैं उनको करना क्या चाहिए। बच्चों के सामने जो सवाल हैं, सोशल मीडिया के चलते जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, उनका रास्ता क्या निकलता है। एक बेहतर करियर के लिए, घर परिवार के चिराग को लगातार बेहतर करते रहने के, माँ बाप के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को करना क्या चाहिए। आनंद जी, आप आए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सच।